ठीक है जी। चलिए मेरे भाई, शुरू करते हैं अपना केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर सेकेंड। एक बार चलता हूँ मेरे भाई, लास्ट कहाँ पर था एक बार आपको जल्दी से रिकॉल करवाता हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। देखिएगा, लास्ट क्लास का एक बार जल्दी से स्पीड में मैं रिकॉल करवा देता हूँ। अभी तक आपने लास्ट क्लास में केवल और केवल आपको इतना बताया था। सबसे पहले आपको पूरा ऑफिशियल सिलेबस बताया था कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। ये पूरा सिलेबस था। मैंने बताया था दो पार्ट में पढ़ा जाएगा, कोवेलेंट केमिस्ट्री और आयनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं कोवेलेंट केमिस्ट्री को स्टार्ट करूंगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात पर हम चले थे कि केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एक वर्ड आ रहा था बॉन्ड। बॉन्ड के बारे में हमने ये जाना था कि क्या होता है केमिकल बॉन्ड, क्यों बनता है केमिकल बॉन्ड और कैसे बनता है केमिकल बॉन्ड। इस बारे में हमने लास्ट क्लास में चर्चा करी थी। मैंने कहा था केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है वो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन किसी भी एटम या आयन के बीच में जो एटम की पोटेंशियल ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी को कम करेगा और एक स्टेबल अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा, उसी को हम नाम देते हैं केमिकल बॉन्ड। क्यों बनता है केमिकल बॉन्ड, आपको ये बताया था किस क्यों केमिकल बॉन्ड बनता है। दो रीजन थे अल्टीमेटली। आपको एट द एंड एक ही बात ध्यान रखनी थी कि बॉन्ड स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बनता है। तीसरा पॉइंट, कैसे बनता था केमिकल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन का क्या रोल था, कैसे बॉन्ड का फॉर्म होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। और आखिरी में चलते चलते एक बात और आपको बताई थी कि स्टेबल बॉन्ड की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और लास्ट बात हमने पढ़ी थी टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के टाइप्स के बारे में। दो तरीके के बॉन्ड्स थे, प्राइमरी बॉन्ड्स और सेकेंडरी बॉन्ड्स। प्राइमरी बॉन्ड्स के अंदर आपको कोवलेंट, आयनिक, कोऑर्डिनेट और मेटेलिक बॉन्ड पढ़ने थे, जबकि सेकेंडरी के अंदर आपको वांडरवाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ने थे। एक एक करके शुरू करता हूँ। अब आप आपकी आज की क्लास शुरू करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट केमिस्ट्री। आज क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, कोवेलेंट केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और जैसे मैंने कोवेलेंट केमिस्ट्री बोला, मतलब आपको ये बात पता हो कि इस पूरी कोवेलेंट केमिस्ट्री के अंदर हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कोवेलेंट केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, पूरे के पूरे कोवेलेंट केमिस्ट्री में हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म किया जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप का होता है, और कुछ खास बातें कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में एक एक करके शुरू करता हूँ मेरे भाई। सबसे पहली बात, क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड, आप क्या समझते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से। तो बिल्कुल बेसिक बात से शुरू करता हूँ और हायर कॉन्सेप्ट तक इसको लेके जाएंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है ना। सबसे पहले याद करो, जब आप क्लास 11th में पढ़ते थे केमिकल बॉन्डिंग, तो आप बोलते थे कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो पढ़ता था मेरे भाई, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा, उस बनने वाले बॉन्ड को आप नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन आपने 11th में पढ़ी थी। जैसे कि मान लीजिए दो एटम है। अब ये जो डेफिनेशन है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, मुद्दा ये है, मैं फिर भाई आपको याद दिला रहा हूँ, आप मास्टर्स लोग में, मुद्दा ये है कि आखिरकार शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की क्यों हो रही है और शेयरिंग कैसे कैसे होती है इलेक्ट्रॉन की, इसके पीछे का लॉजिक समझिएगा, है ना। आप तो नॉर्मल बोल देते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपसे कोई पूछेगा कि कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, तो आप ये बोलेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मेरे भाई वो समझ जाएगा कि इसको कुछ नहीं पता, इसने रट रखा है बात को। तो इसका डेप्थ, इसके पीछे की डेप्थ क्या है, जरा डेप्थ समझिएगा, है ना। बहुत मजा आएगा लेक्चर में। डेप्थ क्या है, मान लीजिए दो एटम है, ये एटम, इसका न्यूक्लियस, एक दूसरा एटम, ये इसका न्यूक्लियस है। मैं बार बार बता रहा हूँ ये, है ना। आपको पता है न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होगा, और मान लीजिए इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके चारों तरफ, है ना। अभी दोनों के दोनों एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, आइसोलेटेड एटम के लास्ट लेक्चर में बताया था, वो अभी मैक्सिमम है। लेकिन इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। याद करें,
अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्सन भी होगा, लेकिन बॉन्डिंग कंडीशन के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो फेवरेबल होगा। यानी जब ये एक दूसरे के पास पास आएंगे, अट्रैक्शन होगा इनके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये दोनों एटम इतने ज़्यादा पास पास आ गए कि ये दोनों के दोनों एटम एक दूसरे में मर्ज हो गए। इसी कंडीशन को आप नाम देते हैं कि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब डेफिनेशन को ध्यान से समझें कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, और ये आप सर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है। तो मैं बोलूँगा कि कोवेलेंट बॉन्ड एक तरीके का अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है। आया ना? क्या है मेरे भाई? एक तरीके का अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है ऑर्बिटल का, एटॉमिक ऑर्बिटल का अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है। इस अट्रैक्टिव इंटरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव फिजिक्स की टर्म में बोलें तो मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये तो बोलूँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किस किस के बीच है मेरे भाई? बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ एटम, न्यूक्लियाई एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। यानी जब इस एटम के पॉजिटिव चार्ज ने इस एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन हुई, तो उसी अट्रैक्टिव इंटरेक्शन को आप नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं मेरे भाई? उसी को आप नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब जरा ध्यान से गौर समझिएगा, एक्चुअल में शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की नहीं होती है। शेयरिंग जो हो रही है वो शेयरिंग इन इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का शेयर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये आपस में शेयर हो रही है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का शेयर करने से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को नाम दिया जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। ये तो जस्ट आपको डेफिनेशन हुई, इतनी बात आपको, नॉर्मल बात आपको समझनी है, ये तो आपको हुई डेफिनेशन। अब ध्यान से समझो कि जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ शेयरिंग कर क्यों रहे हैं, एक्चुअल में क्या था, आइसोलेटेड गैसियस एटम में मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, तो ये जो है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन केवल इसी इलेक्ट्रॉन पे था, और सेम टू सेम इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इसी इलेक्ट्रॉन पे था। लेकिन जैसे ही इन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को शेयर किया, मान लीजिए ऐसे बोल देता हूं, तो अब क्या हुआ, अब इनका मतलब ये हुआ कि अब ये दो इलेक्ट्रॉन के पेयर में इसका भी अट्रैक्शन हो गया और इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन हो गया। यानी कहने का मतलब ऐसा करने से जब ये मर्ज हुए तो मर्ज होने से इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। क्या हो गया मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन के पेयर पर न्यूक्लियर के चार्ज बढ़ गया। जब वो आइसोलेटेड थे तो आइसोलेटेड में केवल और केवल एक ही एटम का न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा था, जबकि जब इन्होंने बॉन्ड बना लिया तो बॉन्ड बनाने से अब दोनों दोनों एटम के न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो मैंने कहने का मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब होगा एटम ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये तो मतलब हुआ, क्या होगा मेरे भाई? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो कोवेलेंट बॉन्ड अल्टीमेटली कोई भी बॉन्ड बन रहा है वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ही बढ़ रहा है। तो इसमें भी आप याद रखें, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 9 10th 11 12 तक ठीक की डेफिनेशन, लेकिन जब आप आज के बाद आपसे कोई पूछे कि बता कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि वो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन जिनमें न्यूक्लियाई और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन हम बोलने वाले हैं कुछ टाइम बाद, ये ऑर्बिटल इंटरेक्ट करने वाली, इंटरेक्शन होने वाला है, उससे बनने वाले बॉन्ड को नाम दिया जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। बिल्कुल सिंपल ये कॉन्सेप्ट है। अब जब आपने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया तो कोवेलेंट बॉन्ड के बनने की कुछ कंडीशंस होती हैं, ये भी ध्यान रखें क्योंकि आपके पेपर में पूछा जा सकता है, और हम केमिस्ट्री इट्स स्टार्ट से लेकर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कंडीशन फॉर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना? तभी तो पता लगेगा कब आयनिक बनेगा, कब कोवेलेंट बनेगा, यही तो आपको केमिस्ट्री में सीखना है, इसीलिए तो आपको पढ़ा रहा हूँ। कोवेलेंट
बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को बनने के लिए एटम के पास क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, देखिएगा एक एक करके बात को लिखूंगा और आपको कोई भी बात एट द एंड ऐसी नहीं रहेगी जो आप समझ ना पाए। देखिएगा सबसे पहली कंडीशन कोवेलेंट बॉन्ड को बनने के लिए, मैंने आपको बार बार ऐसा नहीं बताया कि ऐसा नहीं होता है कि कोई भी दो रैंडम एटम आप पास पास लाए और उनसे बॉन्ड बन जाए, ऐसा नहीं होता है ये। तो कोवेलेंट बॉन्ड के बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन जो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बहुत ज्यादा रोल रहने वाला है इस बात का। और मजा ना आए केमिस्ट्री में तो बताइयो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो दो एटम आपस में एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहला फैक्टर याद रखें 1.7 से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1.7 से कम होनी चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूं पाउलिंग स्केल की कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। मान लो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज़्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब वो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा नहीं खींचेगा। लेकिन अगर 1.7 से कम है तो वो ना तो किसी का इलेक्ट्रॉन सामने से खींच पाएगा ना तो इलेक्ट्रॉन किसी को दे पाएगा। तो ना तो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहिए ना तो इलेक्ट्रॉन देना चाहिए। तो क्या होना चाहिए मेरे भाई? सबसे पहली बात उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से कम होनी चाहिए। तो टेस्ट में आपको सवाल दूंगा कि कोवेलेंट बॉन्डिंग बनने के लिए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होनी चाहिए, तो 0 से लेकर के 1.7 से कम होनी चाहिए। इससे ज्यादा होगी तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, इससे ज्यादा होगी तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। हम आयनिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम कोवेलेंट पढ़ रहे हैं। तो पहली कंडीशन इलेक्ट्रोनेगेटिव। दूसरी, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का रोल बार बार बताया है, आपको पता है इसमें दोनों ने इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को शेयर करना है। दूसरा दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब खुद दिमाग लगाओ, कॉन्सेप्ट सोचो कि आयोनाइजेशन एनर्जी अगर मैं बात करूं, ये जो दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? आपको देखो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब किसी भी एटम, आइसोलेटेड एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली एनर्जी, उसको बोलता है आयनाइजेशन एनर्जी। अब कोवेलेंट बनाना है, इलेक्ट्रॉन देना नहीं है, शेयर करना है। मैं फिर बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन देना नहीं है, शेयर करना है। तो इस बात का मतलब एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए मेरे भाई? हाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई आपने ऐसा एटम लिया जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। जबकि अगर आपने आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई रखी तो एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, उसको मजबूरी में शेयर करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें। तो आयनाइजेशन एनर्जी एटम की कौन सी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। तीसरी, आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर ही रहा है तो एक काम कर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर ले या इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी की बात कर ले। वो कैसे होनी चाहिए तो आपको पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो गेन करते टाइम एनर्जी को रिलीज करता है, उसी को आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब बताओ, ना तो कोई एटम इलेक्ट्रॉन देना चाहिए ना तो कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए, यानी ये जो होगा ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी भी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी शुड बी हाई, ताकि वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले ना सके। दूसरी बात, आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई होनी चाहिए ताकि किसी को आसानी से इलेक्ट्रॉन दे ना पाए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए 1.7 से, ताकि वो ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन खींच पाए ना तो इलेक्ट्रॉन दे पाए। ये तीन कंडीशन बढ़िया कंडीशन है, प्राइम कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है मेरे भाई। तो ये तीन कंडीशन का आप ध्यान रखें। और अगर आप ध्यान से समझें, ये तीनों कंडीशन जो सेटिस्फाई करती हैं वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है नॉन मेटल्स। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं नॉन मेटल्स। आप याद करो क्लास 11 पीरियोडिक टेबल, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कौन सी होती है? जनरली ग्रुप 13 14 या जनरली ग्रुप 15 16 17 18, ये पी ब्लॉक वाले है ना, पी ब्लॉक वाले जनरली नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। और नॉन मेटल की
इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी हाई होती है, आप क्लोरीन को याद रखें सबसे हाईएस्ट है। तो ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं कि दो नॉन मेटल के बीच में बनने वाले बॉन्ड को आप आज के बाद नाम देंगे, दो नॉन मेटल के बीच में बनने वाले बॉन्ड को आप आज के बाद नाम देंगे कोवलेंट बॉन्ड। तो नॉन मेटल के बीच में बनने वाले बॉन्ड को नाम दिया जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यार दुनिया भर के एग्जाम्पल आप कोवेलेंट बॉन्ड के पढ़ते हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं जैसे Cl2। तो आज के बाद कैसे याद रखें, Cl और Cl के बीच में कैसा बॉन्ड होगा मेरे भाई, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और भी बोलूं, मान लीजिए I2 दो आयोडीन और आयोडीन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा मेरे भाई, तो ये बॉन्ड होगा कोवेलेंट। नॉट जस्ट Cl2 और I2, और भी कई सारे मॉलिक्यूल आपको धीरे धीरे करके देखने को मिलेंगे। तो हम एक एक करके बात करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो आपको उम्मीद करता हूं ये पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है और कोवेलेंट बॉन्ड के बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस आपके ध्यान में रखनी है। अब चलता हूं आगे, यहाँ तक क्लियर है बात, नॉर्मल बात है, कोई ज्यादा हैवी टास्क मैंने अभी तक बताई नहीं। अब चलता हूं, कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप का होता है, मैं इस बार पर फोकस करूंगा, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हर एक चीज बेसिक से लेकर एडवांस तक बताऊंगा। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कितने टाइप का होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ये आपको जानना जरूरी है। आप मेरे से पढ़ रहे हैं मेरे भाई, इसलिए ही मैं आपको हर एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको हर एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप के, यहाँ पे लाता हूँ इसे बीच में, बिल्कुल सेंटर में ले आता हूँ मेरे भाई इसको, ऐसे यहाँ पे है ना, कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप की। अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप की बात करूँ तो मैं बहुत तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड को क्लासीफाई करता हूँ, एक एक करके दुनिया भर की क्लासिफिकेशन आपको करके दिखाता हूँ, है ना। और बढ़िया से नोट्स बनाना, मजा ना आए एट द एंड आपको केमिस्ट्री में तो बताना। सारे बॉन्ड के टाइप यहाँ पे लिख देता हूँ जितने भी टाइप हैं। सबसे पहला टाइप होता है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैंने बोला इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बेसिस पर। तो एक तो तरीका ये हो गया कोवलेंट बॉन्ड का, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए वो बात नहीं कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे शेयर हुए ये बोल रहा हूं। दूसरा हो गया बेस्ड ऑन ऑर्बिटल ओवरलैप, कौन सी ऑर्बिटल ने ओवरलैप करा उसके बेसिस पर भी बात करता हूं, बेस्ड ऑन ऑर्बिटल ओवरलैप। तीसरी, ऑर्बिटल ओवरलैप के बाद तीसरी बात हम करते हैं, एक एक करके लिखता हूं। तीसरी बात हम बताते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर उनके बीच में शेयर्ड हुए उसके बारे में बात करता हूं। एक एक करके सारी बातें बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड कितने हुए मेरे भाई उसके बारे में बात करता हूं। चौथा चौथा टाइप आपका होता है बॉन्ड का, कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा है बेस्ड ऑन एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी के बेसिस पर भी क्लासिफाई करूंगा, एटॉमिसिटी। और आखिरी बात होगी बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एटम। आपने तो केवल नॉर्मल सुने होंगे, लेकिन आप केमिस्ट्री हमसे पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं, एक एक करके सारी बात बताऊंगा, टेंशन ना लियो। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पर। तो टोटल 1 2 3 4 5 तरीके का बॉन्ड आप पढ़ेंगे। 5 तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड क्लासिफाई किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला तरीका है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बेसिस पर। अब इसको क्लासिफाई करते हैं वन बाय वन, है ना। जब हम इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के बेसिस पर क्लासिफाई करूंगा तो फर्दर दो टाइप से क्लासिफाई करूंगा, ध्यान देना। जब हम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे तो फर्दर दो टाइप से क्लासिफाई किया जाएगा। सबसे पहला होगा दैट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एक एक करके बात को समझो मेरे भाई, यही वर्ड होते हैं केमिस्ट्री में जो बार बार परेशान करते हैं। तो
किसके बेसिस पर बात कर रहा हूं? मैंने बात करी आपसे इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के बेसिस पर पोलर बॉन्ड होगा और नॉन पोलर बॉन्ड होगा। जरा समझो बेसिक बात, हालांकि धीरे धीरे सारी बात आप समझेंगे कि पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है। देखना, जब हम पोलर और नॉन पोलर की बात करते हैं तो पोलर और नॉन पोलर की बात, हम दो एटम है, इनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना ए और बी के बीच में। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा और एक इलेक्ट्रॉन बी का होगा, ये तो होता है, अभी तक ये पढ़ा शेयरिंग हुई, एक इलेक्ट्रॉन ए का एक इलेक्ट्रॉन बी का। पोलर और नॉन पोलर हम बात करते हैं दोनों एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेसिस पर। ये तो कहा मैंने कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के बेसिस, तो डिफरेंस इलेक्ट्रॉन, अगर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डेल्टा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को काई से डिनोट करूंगा, वो नॉट इक्वल टू जीरो है। क्या है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होती है जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो ना हो, नॉन जीरो हो, यानी कुछ ना कुछ डिफरेंस आए, उसी को आप नाम देते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, आप खुद दिमाग लगाओ, डिफरेंस जीरो के बराबर तभी नहीं आ सकता जब दोनों के दोनों एटम ए और बी एटम अलग अलग होंगे, तो इसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे एच और Cl, आपको पता है H और Cl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इन रियलिटी ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर जो सेंटर पे होने चाहिए थे, जो बीच में होने चाहिए थे, वो क्लोरीन के ज्यादा पास होंगे। वो क्या होंगे? क्लोरीन के ज्यादा पास होंगे, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आती है उसके लिए पार्शियल नेगेटिव, और जिसकी आती है कम उसको बोलता है पार्शियल नेगेटिव, यानी पोलराइजेशन हो गया मॉलिक्यूल का, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। तो ये हो गया HCl हो गया, दुनिया भर के मॉलिक्यूल होंगे तो ये होगा पोलराइजेशन। तो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो ना हो उसको हम बोलते हैं। अब ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो हुआ तभी बॉन्ड पोलर हो गए। मैं ऐसे भी एग्जांपल हैं, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं BF3 की, है ना, मान लीजिए मैं बात करूं BF3 मॉलिक्यूल के, हालांकि BF3 मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड है, बॉन्ड पोलर है, बॉन्ड पोलर है क्योंकि दोनों अलग अलग है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा। तो ये हालांकि क्या है, एक सेकंड, ठीक है भाई, तो ये मॉलिक्यूल है, इसकी ये बॉन्ड पोलर है, ये क्या है, बॉन्ड पोलर है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। लेकिन ओवरऑल ये जो मॉलिक्यूल है, ये ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। इसकी वजह होती है, आप आगे आने वाली क्लासेज में पढ़ेंगे, डाइपोल मूवमेंट। तो इसका बॉन्ड मूवमेंट भले जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन ये ओवरऑल मॉलिक्यूल जीरो होता है। इसीलिए जब हम इसकी बात करते हैं पोलर की, तो हम पोलर बोलते हैं जिनका डाइपोल मूवमेंट जीरो के बराबर ना हो। ये तो बच्चों वाली बताई मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन असली बात क्या है, जिनका डाइपोल मूवमेंट जीरो के बराबर ना हो वो होते हैं पोलर। तो आपको डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। फिर नॉन पोलर क्या होंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल अपने आप समझ गए जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो के बराबर होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो के बराबर आपको पता है तभी आ सकते हैं जब ये दोनों के दोनों एटम सेम होंगे, तभी तो आएगा भाई बराबर, जीरो तभी तो आएगा। या और अच्छे से बोलो, जिनका डाइपोल मूवमेंट जीरो आएगा, जो हम आगे आने वाली क्लासेज में डाइपोल मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कोई बॉन्ड बना है, तो दोनों के बिल्कुल परफेक्ट बीच में होगा। या Br2 और Br2, छोटे छोटे एग्जांपल ले रहा हूं अभी ताकि आप आसानी से समझ पाओ, इनके बीच में बनने वाले बॉन्ड को आप नाम देंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जी। तो पोलर एंड नॉन पोलर, सो नॉन पोलर, नॉन पोलर और पोलर। तो आप केवल इस पॉइंट को याद रखें, जिनका डाइपोल मूवमेंट जीरो के बराबर होगा वो नॉन पोलर होंगे, जिनका डाइपोल मूवमेंट जीरो के बराबर नहीं होगा वो आपके पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कंसिडर किए जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी मेरे भाई? ये तो पहली क्लासिफिकेशन है जो आपने नॉर्मल समझी, जो आपको नॉर्मल बात बताई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती। क्लियर है यहाँ तक बात? यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलता हूं दूसरे टाइप पर। दूसरा टाइप आपका है ऑर्बिटल ओवरलैप। ऑर्बिटल ओवरलैप, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बेसिस पर वंस अगेन बॉन्ड को तीन टाइप से क्लासिफाई करूंगा। बहुत सारे तरीके होते हैं मेरे भाई,
लेकिन आपको 3 टाइप से क्लासीफाई करना बता रहा हूँ। सबसे पहला होगा दैट इज सिग्मा बॉन्ड। सबसे पहला कौन सा बॉन्ड होगा मेरे भाई? सबसे पहला होता है सिग्मा बॉन्ड, नंबर फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड। दूसरा होता है पाई बॉन्ड, आपने ये पढ़े हैं मेरे भाई कि ऑर्बिटल ओवरलैप की वजह से। और तीसरा आपको बताऊंगा डेल्टा बॉन्ड, तीसरा आपको बताऊंगा डेल्टा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है और डेल्टा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड का आपको पता ही है कि जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो बनता है फेस टू फेस ओवरलैपिंग से। कैसे बनता है आप लिख देना, फेस टू फेस ओवरलैप। हालांकि हम पूरा पढ़ेंगे बीबीटी में। फेस टू फेस ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड को आप नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड। जैसे दो एस ऑर्बिटल आपस में फेस टू फेस कंबाइन करेंगे तो इनसे बनने वाले बॉन्ड को आप नाम देंगे सिग्मा बॉन्ड। या दो पी ऑर्बिटल फेस टू फेस कंबाइन करेंगे, एक एक बात का मतलब बताऊंगा, इनसे बनने वाले बॉन्ड को आप नाम देंगे सिग्मा बॉन्ड। उसी तरीके से पाई बॉन्ड जो बनता है वो बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से या लेटरल ओवरलैपिंग से। जैसे पी ऑर्बिटल, दो पी ऑर्बिटल आपस में अगर इस तरीके से कंबाइन करेंगे तो इनके कॉम्बिनेशन से जो बॉन्ड बनेगा, अगर बिल्कुल इस तरीके से कंबाइन करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड, इस तरीके से कंबाइन करेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग इसको बोलते हैं, तो इसको बोलता है मेरे भाई पाई बॉन्ड। वैसे ही डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड केवल और केवल फॉर्म किया जाता है ओनली बाई डी ऑर्बिटल, ओनली बाई डी ऑर्बिटल। मैं तो इसको बहुत डिटेल में करूंगा आपको ओवरलैपिंग में। डी ऑर्बिटल की वजह से बनता है केवल डी ऑर्बिटल, चार डी ऑर्बिटल, और चार डी ऑर्बिटल एक दूसरे से फेस वाइज ओवरलैप करेंगे। तो जब चार चार डी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगी तो इनसे बनने वाले बॉन्ड को आप नाम देंगे सिग्मा बॉन्ड। इनसे बनने वाले बॉन्ड को नाम देंगे डेल्टा बॉन्ड। जैसे सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा होता है, जैसे मान लीजिए CH4 मॉलिक्यूल आपको लिखा था तो CH4 मॉलिक्यूल में आपका सिंगल बॉन्ड थे सारे के। या इस बॉन्ड को ही देख लीजिए, बॉन्ड कैसी है सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड आपको पता है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो एक सिग्मा है डबल होता है जब, और एक पाई होता है। या N2 के बीच में देख लो, N ट्रिपल बॉन्ड N के बीच में देख लो मेरे भाई, N ट्रिपल बॉन्ड है एक सिग्मा और दो पाई। कब बनेगा क्या करेगा अभी तो जस्ट क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ डिटेल। डेल्टा बॉन्ड के बेहतरीन एग्जांपल आपको कराऊंगा, अभी के लिए एक एग्जांपल लिख दे, Re2Cl8 2 नेगेटिव, Re2Cl8 2 नेगेटिव। तो ये कॉम्प्लेक्स होगा रीनियम का कॉम्प्लेक्स जो बहुत ही बढ़िया आएगा। ओस्मियम के कॉम्प्लेक्स होंगे, इनमें डेल्टा बॉन्डिंग आपको दिखेगी। और इसके अलावा कई सारे तरीके होते हैं डेल्टा के अलावा, म्यू बॉन्डिंग होती है, फाई बॉन्डिंग होती है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल दिखाते हैं। तो दूसरा आपका होता है ऑर्बिटल के ओवरलैप के बेसिस पर इन्होंने किस तरीके से ओवरलैप करा, हम इसको डिटेल करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर, बीबीटी के अंदर जो ऑफिशियल सिलेबस में था। तीसरा, ये तो बिल्कुल सिंपल है यार, तीसरा भी आपने पढ़ी रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड, कि दो एटम हैं ए और बी, इन ए और बी के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, उसके बेसिस पर आप बॉन्ड को फर्दर तीन टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। तीन टाइप से, अगर उनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो उसको नाम देते हैं सिंगल बॉन्ड, है ना। जैसे मान लीजिए कार्बन और कार्बन के बीच में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए, या Cl और Cl के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो ऐसे बॉन्ड को आप नाम देंगे सिंगल बॉन्ड। तो ये तो पता ही है आपको, सिंगल बॉन्ड अगर दो दो इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए, लेकिन अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए तो आप बोलते हैं डबल बॉन्ड, है ना। आप क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड। और जब डबल बॉन्ड होता है, मान लीजिए कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, या कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, या किन्हीं दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो वीबीटी के हिसाब से एक बॉन्ड सिग्मा होगा और एक बॉन्ड पाई होगा हमेशा। लेकिन जब आप एमओटी पढ़ेंगे तो दोनों पाई भी हो सकते हैं, वो बात की बात है, अभी शुरू से शुरू कर रहे हैं। तीसरा, अगर इनके बीच में तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो इनको आप नाम देंगे ट्रिपल बॉन्ड। यार ये तो बहुत ज्यादा आसान बात हो गई, इसको आप नाम देंगे ट्रिपल बॉन्ड। और आपको पता है
जब किन्हीं दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में एक सिग्मा होता है और दो पाई होते हैं। एक सिग्मा होता है और दो पाई होते हैं। ये ध्यान रखें, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे इसको आने वाले टाइम पर नाम दूंगा बॉन्ड ऑर्डर। मैं आगे की कहानी भी आपके लिए क्लियर कर दे रहा हूं कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है। अगर एक बॉन्ड होगा तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1, दो बॉन्ड होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2, तीन बॉन्ड होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 3। इसको हायर कॉन्सेप्ट से हम लिंक करेंगे आने वाले टाइम पर। आने वाले टाइम पर कोई दिक्कत परेशानी मेरे भाई यहाँ तक है तो बता दो। दिक्कत परेशानी आ गई, हम मर गए आज, सिंपल है। अब चलता हूँ ये तो आप ये सब पता है, अलग आपको सिर्फ इनमें ये सारी चीजें आपको पता ही है मेरे भाई। तीसरा, एटोमिसिटी के बेसिस पर कि कितने नंबर, एटोमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम, कितने एटम मिलकर के बॉन्ड बना रहे हैं उसी को आप नाम देते हैं एटोमिसिटी, है ना। उसको आप नाम देते हैं एटोमिसिटी। देखो ध्यान से, एटोमिसिटी के बेसिस पर मैं फर्दर तीन टाइप से क्लासिफाई करूंगा, देखना तीन टाइप से, हालांकि एग्जाम्पल के साथ, बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे। सबसे पहला होता है डायएटोमिक। डायएटोमिक यानी जब दो एटम आपस में मिलेंगे, दो एटम मिलकर के बॉन्ड बनाएंगे, जैसे H2, N2, O2, B2, Cl2, I2, F2, तो दो एटम जो मिल रहे हैं उसको बोल रहा है डायएटोमिक। नाम बता रहा है, डाई का मतलब दो, एटोमिक का मतलब एटम। दो से ज्यादा एटम होंगे तो उसको बोलेंगे पॉलीएटोमिक। पॉलीएटोमिक जैसे H2O, H2O कैसा है भाई, पॉलीएटोमिक, दो से ज्यादा है ना, टोटल तीन एटम है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। CH4 टेट्राएटोमिक, चार एटम है जी, CH4। अमोनिया NH3, तो ये है जी पॉलीएटोमिक। यार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि MOT में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है डायटोमिक का डायग्राम पढ़ना है, तो पता तो वो डायटोमिक होता क्या है। तो डायटोमिक, पॉलीएटोमिक। पॉलीएटोमिक का मतलब जिनके पास दो से ज्यादा हो। मोनोएटोमिक तो हो ही नहीं सकता, एक से क्या बॉन्ड बनाएगा भाई, तो पॉलीएटोमिक है, सिंपल है। तीसरा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैक्रो। ऐसे मैक्रो का मतलब होता है बहुत बड़ा, मैक्रो नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क होगा जी, तो क्या बोलूंगा, मैक्रो नेटवर्क। मैक्रो नेटवर्क बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, यानी मैक्रो नेटवर्क का मतलब ये भी बोल सकता हूं बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होगा, जाइंट मॉलिक्यूल। कैसा होगा, जाइंट मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा होगा, तो इसको नाम दूंगा जाइंट मॉलिक्यूल। जैसे आपने सुना है किसी का नाम मैक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो नेटवर्क में जाइंट मॉलिक्यूल। इसका लाजवाब एग्जांपल आपको दिया जा सकता है डायमंड। डायमंड भाई साहब, डायमंड में कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। हर कार्बन अपने अलावा चार कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, फिर से ये कार्बन और चार कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, ये कार्बन और ये कार्बन चार कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, ये कार्बन चार कार्बन से जुड़ा होगा, ये कार्बन चार कार्बन से जुड़ा होगा, तो एक बहुत बड़ा जाइंट सा मॉलिक्यूल बनेगा। डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बकमिस्टर फुलरिन हो गया, एलोट्रोप की बात हम जनरली कर रहे हैं। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं मेरे भाई, लाजवाब, बेहतरीन। एक एक करके पढ़ेंगे, सब आपका सिलेबस का पार्ट है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है, मास्टर्स लोग हो आप। बात क्लियर हुई, इतनी बात रखें। अब चलता हूं, नेक्स्ट बात है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पर। फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पर बॉन्ड की फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पर ये भी बहुत तकड़ा है कि सर हमने तो सिग्मा पाई सुना था, सिंगल डबल सुना था, आप इतने सारे ले आए। मेरे भाई ये सब सिलेबस का पार्ट है। फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पर फर्दर अगर कनेक्ट करना चाहूं ना, तो सबसे पहला होगा वे कोवेलेंट मॉलिक्यूल जिनमें ओनली सिग्मा बॉन्ड होगा। अरे दुनिया भर क्या गए ओनली सिग्मा बॉन्ड वाले, Cl2, Br2, F2, I2। फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पर सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन भी पॉसिबल हो जाएगी, पढ़ेंगे सब धीरे धीरे। तो जिनमें ओनली सिग्मा बॉन्ड हो, दुनिया भर के एग्जांपल हो वे बॉन्ड जिनके पास सिग्मा के साथ साथ पाई हो, सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड दोनों तरीके के हो, तो सिग्मा और पाई दोनों दोनों, जैसे O2 बोला, N2 बोला, C2 बोला, C2 की बात नहीं कर रहा हूँ, वो MOT बताती है। तो सिग्मा हो और पाई हो, ये दो तो आपको पता ही है दुनिया भर। लेकिन क्या आपको तीसरा पता है कि वो मॉलिक्यूल जिनके पास
डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो, उनको भी आप क्या बोलते हैं, वे कोवेलेंट बॉन्ड जिनके पास डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो उनको हम फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉन्ड के बेसिस पर क्लासिफाई। जैसे एग्जांपल याद कर C6H6 बेंजीन कि सर आपने यहाँ पे ऑर्गेनिक ला दी, मेरे भाई यही तो मजा है। डिलोकेलाइज्ड का मतलब होता है चलता फिरता, चलता फिरता, तो C6H6 बन। और छोड़, चल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बताऊं, O3, ओजोन का मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल है मेरे भाई, बहुत ही प्यारा मॉलिक्यूल है वो O3, तो इस पर भी क्या होगा, और छोड़ कार्बोनेट CO3 2- सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है, रेजोनेंस के बारे में पढ़ के इनऑर्गेनिक में। तो ये तीसरे हो गए डिलोकेलाइज, और भी कई सारे एटसेट्रा एटसेट्रा। चौथा आपने सुना है, चौथा बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड। इस बनाना बॉन्ड को ही आप एक नाम और देते हैं, बनाना बॉन्ड को ही आप एक नाम और देते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। याद दिलाऊं, कहां पर पढ़ा, याद दिलाऊं, B2H6 डाइबोरेन इसका बेहतरीन एग्जांपल है इनऑर्गेनिक में, कितना फेमस एग्जांपल है। या फिर बनाना बॉन्ड आपको दिखेगा B2Cl6, या BH3 बोल देता हूं, B2Cl6। और बता दूं, एक दो मॉलिक्यूल और बता देता हूं, चल बनाना बॉन्ड के एक दो मॉलिक्यूल और बता देता हूं मेरे भाई। कौन सा होगा बनाना बॉन्ड का, BH3 B2H6 हो गया, और भी कई हो सकते हैं जैसे B2 और Cl6, ये भी हो सकता है बनाना बॉन्ड इन पे दिया। AlCl6 उस पे भी बढ़िया बनाना बॉन्ड बनाने को देखने को मिलता है मेरे भाई, वो एक्चुअल में बैक बॉन्डिंग की वजह से होता है, तो इनके बीच में बना। या और छोड़, ऑर्गेनिक का साइक्लोप्रोपेन, याद है आपको, प्रोपेन, ये होता है साइक्लोप्रोपेन। डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं ऑर्गेनिक में, कितना प्यारा होता है। ये पूरा फ्लो चार्ट है, ये पूरा कोवेलेंट बॉन्ड का फ्लो चार्ट है। अगर इसमें कोई दिक्कत है मेरे भाई, कोई परेशानी है मेरे भाई, तो बता दे, आज बता दे कि हमें दिक्कत आ गई, हम मर गए आज, हम ऐसा हो गया नहीं। इतने टाइप से क्लासिफाई करता है, और तुम क्या पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग और बस सिग्मा और पाई पढ़ लिए। ये है पूरा फ्लो चार्ट, इतने टाइप का होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कितने मस्त, ये नोट्स की ये पीडीएफ आपको दे दूंगा मेरे भाई, बहुत ही प्यारे नोट्स बनाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ दो बातें क्लियर हुई होंगी। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड अट्रैक्टिव इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, न्यूक्लियस और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बढ़ती है। आपको कंडीशन भी बताई, और कंडीशन के बाद आपको टाइप्स भी बताई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। ये तो हो गया कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स क्या क्या होते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर हम ध्यान से समझे, कोई भी बॉन्ड बन रहा है मेरे भाई, अगर कोई भी बॉन्ड बन रहा है, तो उस बॉन्ड को बनने को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बना कैसे, तो इसी बात को समझते हुए मैं फिर बोल रहा हूँ कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है, तो उस बॉन्ड को समझाने के लिए कुछ थ्योरीज होती हैं, यानी थ्योरीज फॉर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड को बनने के लिए एक्सप्लेन करती हैं कुछ थ्योरी। कौन कौन सी थ्योरी आपको पढ़नी है, मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। जिसमें पहली थ्योरी आप पढ़ते हैं, सबसे पहली और सबसे बेसिक थ्योरी आप पढ़ते हैं बॉन्ड को बनने के लिए, ऑक्टेट थ्योरी, ये पढ़ेगा। तो आज की क्लास में इस पर चर्चा करूंगा। सबसे पहली थ्योरी होगी ऑक्टेट थ्योरी। ये सारी थ्योरी जितनी मैं लिख रहा हूँ, ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, आपको ये तो पता लग गया कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता क्या है, लेकिन इसके पीछे ऑर्बिटल इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ये सारी चीजें कौन एक्सप्लेन करेगा, ये सारी थ्योरीज एक्सप्लेन करेगी। तो पहली होगी ऑक्टेट थ्योरी, दूसरी होगी आपकी वीवीटी, वीवीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दूसरा आप पढ़ेंगे वीवीटी, तीसरा आप पढ़ेंगे एमओटी। तो इन तीन मेन थ्योरी है आपके पास, एमओटी है ना। वीवीटी से आप ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट निकालेंगे, ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट को आप हाइब्रिडाइजेशन से लिंक करेंगे, और ये सारी होगी। यानी हमको कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए तीन थ्योरी के बारे में पढ़ना है। एक थ्योरी हम आज की क्लास में एक्सप्लेन कर रहे हैं कोवेलेंट कंपाउंड के बनने के लिए, ऑक्टेट थ्योरी। तो आप सारे लोग अब नेक्स्ट हेडिंग डालो अपनी, पहली आज की ऑक्टेट थ्योरी। ऑक्टेट थ्योरी, सबसे पहले थ्योरी कौन सी थ्योरी है मेरे भाई, ऑक्टेट थ्योरी।
अब ध्यान से एक एक करके बात को समझाता हूँ और आपको जरूर डिफरेंस नजर आएगा ऑक्टेट थ्योरी में। पहले समझो ऑक्टेट थ्योरी को किसने दिया था, इतना बता देता हूँ। ऑक्टेट, ये जो ऑक्टेट थ्योरी थी, इस ऑक्टेट थ्योरी को दिया था एक भाई साहब थे। उन भाई साहब का नाम था लेविस भाई साहब। किसने दी था? लेविस। हालांकि दो थे वो, कौशल लेविस, लेकिन अब ज़्यादातर लोगों ने यही नाम सुना तो इसलिए लिख रहा हूँ। लेविस भाई साहब ने इस थ्योरी को दिया था। कब दिया था मेरे भाई? देने दे, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर है ये, हिस्ट्री का नहीं है ये पेपर। आपसे ये नहीं पूछेगा कि किसने, आपको लग रहा है ये पूछेगा कि ऑक्टेट थ्योरी किसने दी थी या कब दी थी, हमें क्या मतलब, लेकिन दी थी लेविस भाई साहब ने। अब सबसे पहला मुद्दा समझो और आपका यहीं से शुरुआत करता हूं कि सर ये जो आप ऑक्टेट लिख रहे हैं इसमें ऑक्टेट का मतलब क्या है? ऑक्टेट मतलब, ऑक्टेट मीनिंग, ऑक्टेट मतलब, तभी तो कॉन्सेप्ट चमकेगा, तभी तो मजा आएगा। और कहा क्या था वो तो बात की बात है, पहले ये तो समझो ऑक्टेट का मतलब क्या होता है। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस है, देयर वैलेंस सेट। अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना ही ऑक्टेट है। अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना ही है। अब समझो कहाँ से आई है ऑक्टेट थ्योरी। देखो एक्चुअल में क्या हुआ, एक दिन ये जो लेविस भाई साहब थे अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उसने एक बात नोटिस करी कि जो नोबल गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन, ये जो नोबल गैस है, अगर इसके एटॉमिक नंबर याद कर दे, 2, 10, 18, 36, 54, 86, यही है जी। 2, 10, 18, 36, 54, 86। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख इसका, जैसे छोटी क्लास में लिखता था, इसका हो गया 2, इसका हो गया 2 और 8, इसका हो जाएगा 2, 8, 8, ऐसे इसका हो जाएगा 2, 8, 18 और 8, ऐसे इसका भी लिखेंगे 2, 8, 18, 18 कुछ करके आप लिख देंगे। एक बार नोटिस करो कि हीलियम को छोड़ करके सारे के सारे नोबल गैस के वैलेंस सेल में इसके भी 8 होंगे, सबके 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस लेविस भाई साहब ने सोचा नोबल गैस, आपको पता है नोबल गैस का मतलब होता है जो किसी से रिएक्ट नहीं करती है, और रिएक्ट ना करने का मतलब ये हाईली स्टेबल होती है, हाँ है ना। उसने तो उसने अपने दिमाग में विचार लगाया कि यार ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि नोब हीलियम को छोड़ करके सारी नोबल गैसें के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ये इसलिए स्टेबल हो। तो यहीं से उसने बोला कि दुनिया का हर कोई एटम अपनी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहता है। दुनिया का हर कोई एटम अपनी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहता है, इसी के लिए उसने बोला ऑक्टेट। ऑक्टेट तो ऑक्टेट की नॉर्मल डेफिनेशन तो ये हुई कि दुनिया का हर कोई एटम 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहता है, अपनी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहता है, जिसको हम ऑक्टेट बोलते हैं। और हाइड्रोजन हीलियम 8 नहीं बना सकते हैं, 2 बनाते हैं, इसलिए इसको डुप्लेट बोलते हैं। ये तो हुई नॉर्मल डेफिनेशन। मुद्दा सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि वाई 8 इलेक्ट्रॉन, सबने पढ़ी है मेरे भाई, ऑक्टेट थ्योरी सबने पढ़ी है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये तो चल लेविस ने एक्सपेरिमेंट करा तो 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मुद्दा ये है 8 ही क्यों, 7 क्यों नहीं या 9 क्यों नहीं, 8 ही क्यों ऑक्टेट में। कोई आपसे पूछे कि 8 ही, बच्चे पूछ लें आपसे, टीचर हो आप, कि सर 8 इलेक्ट्रॉन ही क्यों, 7 क्यों नहीं हो सकते, स्टेबिलिटी 8 पे क्यों आ रही है। तो जरा ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल को फुल भरने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आपको 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। क्या होता है, एक s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल को आपको फुल भरने के लिए, फुली फिल्ड करने के लिए आपको
8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। और फुली फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, तो इसीलिए 8 ही इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में थे। तो आज के बाद कभी भी ये ना बोले कि उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। सही स्टेटमेंट ये होगी कि नोबल गैस इसलिए स्टेबल है क्योंकि उनके पास आप उनकी जो ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड है, फुली फिल्ड है, एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन जनरल ऑर्बिटल। ये पढ़ा जाता है, ये होता है कॉन्सेप्ट, ये होता है कॉन्सेप्ट। तो इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूंगा ऑक्टेट की। अब अच्छी वाली, ये तो पता ही है कि दुनिया का हर कोई एटम अपनी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। लेकिन थोड़ा अच्छी डेफिनेशन है और अच्छे से देखिएगा क्या बोलूंगा इसको, कि ऑक्टेट का मतलब होता है एटम कंबाइन इसलिए करते हैं, एटम कंबाइन आपस में क्यों करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं, कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के लिए वो इसलिए कंबाइन करते हैं ताकि वो अचीव कर सके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वो अचीव कर सके। यानी क्या बोलूँगा, एटम इसलिए कंबाइन करते हैं टू अचीव स्टेबल स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नियरेस्ट, ये बहुत गजब लाइन लिख दी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो नोबल गैस कौन, जो उसके नज़दीक गैस है, नोबल गैस है, वो उसके कॉन्फ़िगरेशन की तरह अचीव करना चाहता है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको बोलूँगा ऑक्टेट। और क्योंकि हाइड्रोजन जो है और हीलियम है, हाइड्रोजन के नज़दीक कौन सी नोबल गैस है, तो नियो ने जी क्या कहा, वो अपनी नज़दीक वाली गैस, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हुआ, तो वो अब उसके नज़दीक कौन हुआ नोबल गैस, हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम, इनके लिए ऑक्टेट नहीं बोलते हैं, इनके लिए बोलते हैं ड्यूपलेट। ये अपना डुप्लेट, क्योंकि वो 8 रख ही नहीं सकता। और स्टेटमेंट पूरी ये है कि वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है, क्योंकि जैसे उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होने से वो स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट होने से वो स्टेबल हो जाएगा। मेरे भाई कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी नॉर्मल बात आपको बताई। ये तो मैंने आपको बताया कि ऑक्टेट थ्योरी क्या होती है और ऑक्टेट थ्योरी क्या बोलती है, ऑक्टेट थ्योरी क्या होती है और ऑक्टेट थ्योरी क्या होती है। अब कोई भी साइंटिस्ट थ्योरी दे और उससे सवाल जवाब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और साइंटिस्ट जो हैं, बाद बाकी साइंटिस्ट, वो क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं। तो लेविस भाई से भी सवाल पूछा गया कि लेविस भाई तू एक बात बता कि क्या आज के बाद हम ये बात मान लें कि अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो क्या हमेशा स्टेबल होगा, क्या ये बात हम मान लें आज के बाद। ये लेविस भाई से ऐसे थोड़ी है कि आप थ्योरी बोले और सवाल ना पूछे। तो सवाल ये है, और आप भी समझदार हैं, कि क्या अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या ऑक्टेट कंप्लीशन, यानी अगर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, कंप्लीशन क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी है। ध्यान से सुनिएगा, क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी, क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी है। मतलब सवाल ये है कि क्या हम आज के बाद ये बात मान लें कि अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो हमेशा स्टेबल होगा, क्या हम ये बात मान लें, मान लें। इसको कुछ एग्जाम्पल से, और रटी रटाई बात पर भरोसा नहीं करता हूँ। केमिस्ट्री टोटली डिपेंड होती है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस पे, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन पे। तो आप कोई भी बात हवा में नहीं बोल सकते। मैंने आपको बार बार बताया, केमिस्ट्री को पढ़ने का एक ही तरीका है, या तो आप टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ो, पूरा पढ़ो, या टॉपिक को पूरा ही छोड़ दो। बीच में अगर आप पढ़ोगे तो कभी केमिस्ट्री आपको समझ नहीं आएगी।
तो सवाल मुद्दा यह है, सवाल पर फोकस करिएगा कि क्या ऑक्टेट कंप्लीट होना क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी है, यानी क्या हम ये बात मान लें कि अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्या वो हमेशा स्टेबल होगा। कुछ ऑब्जर्वेशन आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। साइंस वाले लोग हो तो आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। कंक्लूजन हम इसका बाद में निकालेंगे कि क्या ऑक्टेट कंप्लीशन क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी है, क्या हम ये बात मान लें कि अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो हमेशा स्टेबल होगा, उस बारे में बाद में चर्चा करें। कंक्लूजन बाद में, पहले कुछ ऑब्जर्वेशन निकालना। फर्स्ट, चलिए कुछ कंपाउंड लेता हूँ, है ना, कुछ कंपाउंड लेता हूँ, जैसे CH4, NH3 एंड वाटर। तीन कंपाउंड लिए मैंने, है ना। तीनों के इलेक्ट्रॉन काउंट चेक करो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, कार्बन के पास 4, एक हाइड्रोजन के पास 1, तो 4 के पास 4, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होते हैं मेरे भाई, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और देखो अमोनिया, स्पीड में करो, 5 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऐसे ही वाटर का चेक करो, वाटर, ऑक्सीजन का 6, हाइड्रोजन 2, और इसका 8 इलेक्ट्रॉन। ये तो हुआ जी 8 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखो, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट इन नेचर, एग्जिस्ट इन नेचर। और मैं आपको पहले ही बात बता चुका हूँ, नेचर में वही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं जो स्टेबल है। इसका मतलब अगर ये नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो पक्का ये स्टेबल होंगे होंगे। तो इन मॉलिक्यूल का ऑक्टेट भी कंप्लीट है और ये मॉलिक्यूल स्टेबल भी है, यानी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल में कोई बात नहीं है। जो उसने कहा कि अगर ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो स्टेबल होगा, बिल्कुल सिंपल बात है। तो ऑक्टेट कंप्लीट है और एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, यहाँ तक तो कोई गड़बड़ नहीं हुई। लेकिन दूसरे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल देखेगा, जैसे मान लीजिए CH5 प्लस, CH6 2 प्लस, इन मॉलिक्यूल को देखना है ना। अगर आप इनका ऑक्टेट चेक करें, कार्बन 4, 5 हाइड्रोजन, प्लस 1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो माइनस हो जाएगा, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका भी देखो, 4 प्लस 6 माइनस 2 बराबर 8, यानी इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। और ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। और मैंने आपको बताया, जो एग्जिस्ट नहीं करता है इसका मतलब वो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है, यानी ये मॉलिक्यूल पक्का अनस्टेबल है। तो लेविस भाई से जब पूछा गया कि यार लेविस भाई तूने तो कहा था अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो वो हमेशा स्टेबल होगा, यहाँ पर ऑक्टेट भी कंप्लीट है और फिर भी स्टेबल नहीं है, बता इसकी वजह क्या है। लेविस भाई के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि चल हो सकता है ऐसे दो चार मॉलिक्यूल एक्सेप्शन हो आपकी लैंग्वेज में, कि दो चार मॉलिक्यूल का एक्सेप्शन आ रहा हो या कोई गड़बड़ी हो गई वो इन मॉलिक्यूल में, तो चलो और देखते हैं, और देखते हैं। तीसरे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, थर्ड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल देखना, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लूँ, BH3 BeCl2, या मान लीजिए BF3 ले लो, है ना। इनके इलेक्ट्रॉन काउंट चेक करो, बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, एक हाइड्रोजन के पास 1, तो 3 के पास 3, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन, यानी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। बेरिलियम के पास 2, क्लोरीन के पास 2, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट। BF3 में 3 प्लस 3 6 इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऑक्टेट, यानी ये जो तीनों मॉलिक्यूल हैं इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने के साथ साथ ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट इन नेचर। और अगर एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, इस बात का मतलब ये मॉलिक्यूल
स्टेबल है। फिर झटका लगा, लेविस से पूछा कि लेविस तूने तो कहा था जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो स्टेबल होंगे, यहाँ पर तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट भी नहीं है, ये फिर भी स्टेबल कैसे हो गए? ये फिर भी स्टेबल कैसे हो गए? तो इस बात का लेविस भाई के पास कोई जवाब नहीं था। इस बात का लेविस भाई के पास कोई भी जवाब नहीं था। और देख, और तो छोड़, और लास्ट टाइप ऑफ कंपाउंड यहाँ पे लिख देता हूँ। चौथे टाइप ऑफ कंपाउंड कि कुछ मॉलिक्यूल मान लीजिए SF4, PCl5 या XeF2 या XeF4 एटसेट्रा, अभी क्लास बनाऊंगा कंपाउंड की। तो अगर इनके इलेक्ट्रॉन काउंट चेक करिएगा, सल्फर के पास 6, एक फ्लोरीन के पास 1, तो 4 के पास 4, 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट से भी ज़्यादा, ऑक्टेट से भी ज़्यादा, ऑक्टेट से भी ज़्यादा PCl5, 5 + 5 10, ऑक्टेट से भी ज़्यादा, ऑक्टेट से भी ज़्यादा। इसको चेक करियो, 8 + 4 12, ऑक्टेट से भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। ऐसे मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। यानी इनके पास क्या है? एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, और साथ ही साथ एक्सपेंडेड ऑक्टेट के साथ ये एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट इन नेचर। लेविस भाई से फिर पूछा गया कि लेविस भाई तूने तो कहा था कि जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वही स्टेबल होगा, यहाँ तो ऑक्टेट से भी ज़्यादा हो गए, और इस बात का मतलब अगर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये स्टेबल होंगे। यानी कहने का मतलब जिन मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट था वो स्टेबल थे, जिन मॉलिक्यूल का ऑक्टेट नहीं भी कंप्लीट था, या ऑक्टेट, पहले सुनो, कि जिन मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट था वो स्टेबल थे, जिन मॉलिक्यूल का ऑक्टेट भी कंप्लीट था वो फिर भी स्टेबल नहीं थे, जिन मॉलिक्यूल का ऑक्टेट नहीं भी कंप्लीट था वो भी स्टेबल थे, और जिन मॉलिक्यूल के पास ऑक्टेट से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी मॉलिक्यूल आपके स्टेबल हो जा रहे हैं। तो जब ऑक्टेट से, ये जब इस लेविस भाई साहब से पूछा गया कि लेविस यार तूने तो ये कहा था, लेविस भाई के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए बोलूँगा कि ऑक्टेट थ्योरी नॉट अ यूनिवर्सल थ्योरी, नॉट अ यूनिवर्सल थ्योरी, नॉट अ यूनिवर्सल थ्योरी, ये यूनिवर्सल थ्योरी नहीं है, ऑक्टेट थ्योरी यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई भी जवाब नहीं था लेविस भाई साहब के पास, इसीलिए ये थ्योरी फेल हो गई। दिस थ्योरी वाज फेल, वाज फेल। बहुत धक्का लगा भाई साहब, कोई ने जीवन भर थ्योरी पढ़ाई और थ्योरी बताई, थ्योरी पे काम किया, और लास्ट में थ्योरी फेल हो गई। और केमिस्ट्री में कि सर 1 घंटे से आप ऑक्टेट पढ़ा रहे हैं और लास्ट में कह रहे हो थ्योरी फेल है, जब थ्योरी फेल थी तो आपने पढ़ाई क्यों? पर ध्यान रहे, कोई नई थ्योरी तभी आती है जब पुरानी थ्योरी की कुछ कमियां होंगी, इसीलिए जरूरी नहीं है, इसका मतलब और कंक्लूजन ये है, ऑक्टेट कंप्लीट होना क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी नहीं है। मतलब ये बात जरूरी नहीं है कि अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो वो मॉलिक्यूल हमेशा स्टेबल होगा, ये बात जरूरी नहीं है, आप एग्जाम्पल को देख के बात समझ सकते हैं। इसीलिए ऑक्टेट के बारे में केवल एक ही बात बोलूँगा, ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है जी। यहाँ तक बात सिंपल है, आ गया जी 5 मिनट में। तो ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है, तो ऑक्टेट कंप्लीट होना मेरे भाई ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है। मतलब हो जाए तो अच्छी बात, और ना भी हो तो भी कोई ज़रूरी बात नहीं है, क्योंकि इनका ऑक्टेट नहीं भी कंप्लीट है ये फिर भी स्टेबल हो जा रहे हैं, ये नॉर्मल बात है मेरे भाई। यहाँ तक आप पॉइंट क्लियर समझे, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं हो सकती। ऑक्टेट के बारे में एक बात बोलूँगा, ऑक्टेट इज जस्ट लाइक अ फैशन। ऑक्टेट कैसा है मेरे भाई? जस्ट लाइक अ फैशन। ऑक्टेट एक फैशन की तरह है, हो जाए तो अच्छी बात है, खूबसूरत लगोगे, ना भी हो तब भी खूबसूरत लगोगे, क्योंकि तुम सारे लोग हो ही खूबसूरत, तुम सारे लोग हो ही खूबसूरत। तो ऑक्टेट इज जस्ट लाइक अ फैशन, जरूरत है, जरूरी नहीं है।
फैशन होना जरूरत है, जरूरी नहीं है आप सारे लोग हो ही खूबसूरत, तो इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी नहीं है। दिस इज द रियल ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री, दिस इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। कितना बेहतरीन ये कॉन्सेप्ट था, कितना लाजवाब ये कॉन्सेप्ट था, और इन्हीं को आप बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट, ऑक्टेट की कमियां। अब जो समझदार होगा, अब हर एक बात मैं बोर्ड पे लिखूं और तुम्हें बताऊं, यार तुम छोटे बच्चे थोड़ी हो, तुम मास्टर्स लोग हो, तुमको तो पता होना चाहिए कि लिमिटेशंस क्या है, कि ऑक्टेट इन कंपाउंड को नहीं एक्सप्लेन कर पाया जिनका ऑक्टेट कंप्लीट था फिर भी स्टेबल नहीं थे। ऑक्टेट थ्योरी इस बात को बताने में फेल रही कि BH3 BeCl2 BF3 इनका ऑक्टेट नहीं भी कंप्लीट है, ये फिर भी स्टेबल हो रहे हैं, इस बात को बताने में फेल रही। ऑक्टेट से ज्यादा स्टेबल हो गए, एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो गया, फिर भी मॉलिक्यूल स्टेबल है। इन सारी बातों को बताने में ऑक्टेट फेल रहा, इन सारी बातों को बताने में ऑक्टेट फेल रहा। तो ये तो हो गई लिमिटेशंस, बहुत सारी लिमिटेशंस है जी, और भी कई सारी लिमिटेशंस है। ये हुई नॉर्मल बात, खतरनाक बात। लेकिन थ्योरी भले ही फेल हुई, ध्यान दीजिएगा, थ्योरी भले ही मेरे भाई फेल हुई, लेकिन एक बात ऐसी थी कि इसने कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हमें बता दिया। थ्योरी भले ही फेल हुई, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड इसने करके बता दिया। ऑक्टेट के बेसिस पर कंपाउंड कितने टाइप से क्लासिफाई किया जाएगा ये बता दिया। अलग अलग इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज होगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्लास में टू बी कंटिन्यू टुमारो, टू बी कंटिन्यू टुमारो, कल की क्लास में इस मुद्दे पर बात करेंगे। ये हमारा कल की क्लास का मुद्दा रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपको सारी बातें ऑक्टेट के बारे में और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आपको सारी बात क्लियर हुई होंगी। आप हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका शेयर करें। आपसे नई एनर्जी के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ कल की क्लास में मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सारे लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू जी।